हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज प्यारे बच्चों के लिए लेके आया हूं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो यार दोस्तों, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट एक अच्छा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से हम लोगों को देखना है। डी ब्लॉक की इंपॉर्टेंस ये है कि डी ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। जैसे पी ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस हमारा बहुत कम रहा है। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, ना के बराबर होती है। मगर डी ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसलिए डी ब्लॉक में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक पढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहली बात, डी ब्लॉक को हम लोग किस तरह से कैटेगराइज कराते हैं। तो यदि हम डी ब्लॉक को देखें तो किस तरह से डिवाइड किया गया है ना, किस तरह से डिवाइड किया गया। तो देखो डी ब्लॉक को कैसे डिवाइड किया गया है। यदि प्यारे बच्चों हम ग्रुप के फॉर्म में इसको डिवाइड करें कि ग्रुप में इसका क्या डिवीजन है, तो ग्रुप के फॉर्म में कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया है? 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना। टोटल कितने ग्रुपों में? टोटल 10 ग्रुप में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है। और वो ग्रुप कहां से स्टार्ट होते हैं? थर्ड नंबर से स्टार्ट होके 12th नंबर तक जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक हमारे डी ब्लॉक होते हैं। डी ब्लॉक की रेंज ये है, ऐसे इतनी रेंज। अब बात आती है दूसरी, इसको हम लोग सीरीज वाइज मतलब पीरियड वाइज पीरियड वाइज कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो पीरियड वाइज मेरे प्यारे बच्चों इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसे: 3D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट एंड 6D सीरीज एलिमेंट, ऐसे। तो यदि आप बात करते हो कि डी ब्लॉक का कैसा क्लासिफिकेशन है, तो डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन ग्रुप के बेसिस पे, उसमें टोटल 10 ग्रुप होंगे। वो 10 ग्रुप कहां से कहां तक होंगे? 3 से लेके 12 तक। और पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन किया जाए, पीरियड वाइज मतलब ये समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन किया जाए तो इतने पार्ट में करते हैं: 3D सीरीज एलिमेंट, 4D सीरीज एलिमेंट, 5D सीरीज एलिमेंट और 6D सीरीज एलिमेंट। ऐसा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। अब डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं, किस तरह से काम करेंगे, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जरा एक और स्लाइड खोलते हैं। जरा देखो यार प्यारे बच्चों, अब हम इस पर काम करते हैं। तो डी ब्लॉक की जो 3D सीरीज है वो क्या है? देखिए 3D सीरीज एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये देखिए। तो 3D सीरीज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? स्कूटी, वैन, कार, में, फे, को, निकल, कॉपर, जिंक। स्कूटी, वैन, कार में फेंको। देखो स्कूटी, ठीक है, SCTI, स्कूटी, वैन, कार, में, फे, को, निकल, कॉपर, जिंक। स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल, कॉपर, जिंक। स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल, कॉपर, जिंक। स्कूटी, वैन, कार में फेंको। जैसे स्कूटी, वैन, कार जा रही हो तो बस निकल, कॉपर, जिंक फेंक के मार दिया, है ना, निकल आएगा। तो देखो स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल, कॉपर, जिंक, ये क्या है? 3D सीरीज है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं 4D सीरीज की, कि यदि 4D सीरीज के एलिमेंट की बात करें तो यार दोस्त 4D सीरीज के कौन से एलिमेंट होंगे? तो देखो यार, जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। देखो यार, जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कह दे, मतलब क्या है? मान लो यार, यदि पंडित कह देता है कि कुंडलियां मिल गई हैं तो फिर शादी हो जाएगी, तो यार जरूरी थोड़ी रोना पड़े। तो क्या है यार, जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। यार जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। ठीक है, तो यार जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर
कह दे। अब 5D सीरीज के एलिमेंट देखो यार कि 5D सीरीज के एलिमेंट क्या होंगे, तो वो देखो ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता हफ्ता वरना रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। HG यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको सही कर दे, ये CD है, कह दे ऐसे। तो जरा देखो ला हफ्ता वरना रोज रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। ला हफ्ता वरना, यदि हफ्ता नहीं दोगे तो रोज मारे जाओगे और हराए जाओगे। तो क्या है, ला हफ्ता वरना रोज रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। ला हफ्ता वरना रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। ये देखो मेरे दोस्त क्या है, 3D सीरीज 5D सीरीज है। अब 6D सीरीज, 6D सीरीज जो है वो हमारी इनकम्प्लीट है, इसलिए हम लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं। ये देखो AC रदरफोर्ड डुबे-सब DB, डुबे-सब SG, है ना। तो इस पर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट सीरीज है। अब गौर से मेरी बातों को सुनना कि हम लोगों ने किया क्या है। देखो बच्चों पीछे आ जाओ, मैंने कहा डी ब्लॉक दो ग्रुप में डिवाइड या ग्रुप के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 10 सीरीज के फॉर्म में करते हैं। तो ये अब जरा तो बताओ 3D सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है। 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है क्या, SC। लास्ट एलिमेंट कौन है, ZN। ठीक है। 4D सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है, Y। लास्ट एलिमेंट कौन है, CD। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है, LA। लास्ट एलिमेंट कौन है, HG। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, इसका पहला एलिमेंट कौन है, SC, और लास्ट कहां तक जाएगा, ZN। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 10 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हुए, 10 एलिमेंट। ठीक है। स्कूटी देखो 10 एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों, D1 से D10 तक। तो जरा देखो 10 एलिमेंट होंगे, और ये कहां से चालू हो रही है, ला से और CD तक। इसमें भी दोस्त कितने एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट। अब ये दोस्त कहां से चालू हो रही है, LA से, खत्म कहां हो रही है, HG पर। इस पे कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट। ऐसा क्या है कि हमारा 10 एलिमेंट लिखने में इतना इंटरेस्ट है, 10 एलिमेंट अपना लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, अपना इसमें लिखने में। कि यहां पर कितने एलिमेंट है, 10 और 14 24। सॉरी बेटा, ये देखो 24 एलिमेंट। किसी ने कहा ये क्या है यार, 24 एलिमेंट कैसे, हमें तो 10 ही दिख रहे हैं। तो चलो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 एलिमेंट हो गए। अब बताओ ये जो लिखा है यहां पे क्या होता है, इसके पीछे है लेंथेनाइड सीरीज। क्या है बच्चों, लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज क्या है, इसके जस्ट पीछे है। यहां से यहां तक आने में 14 एलिमेंट का डिफरेंस है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 72। तो यहां से यहां तक आने में 14 एलिमेंट का डिफरेंस है, वो इसके पीछे है, कुछ ऐसे है। F ब्लॉक एलिमेंट LA से पीछे है, ऐसे यूं, और ये HF आ गया। F ब्लॉक एलिमेंट ऐसे है, ये देखो। और लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज जानते हो ना क्या होती है, लेंथेनाइड सीरीज है ना, जानते हो ना। ये देखो ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समायूं, सीने पर नदियां प्रेम की समायूं। ठीक है। धक धक तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। सीने CE पर PR, ठीक है, नदियां ND, समाई SM, यूं EU, धक धक GD, ठीक है, दिल DS, हुआ HO, अरे ER, तुम, ठीक है, TM, लाजवाब हो LU और UR, ALR। ये देखो
तो ये जो लेंथेनाइड सीरीज है, जब एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अभी। तो देखो लेंथेनाइड से 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के अंदर है, पीछे साइड में है, ब्लॉक वाइज ऐसे 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 करके। तो ये 14 एलिमेंट ऐसे जाके ऐसे आते हैं, तब आता है एचएफ। तो ये इसी पीरियड में बोले जाते हैं। जो आप लेंथेनाइड सीरीज नीचे देखते हो, नीचे कुछ नहीं है, मगर इसके अंदर के 14 एलिमेंट कैसे दिखाए जाए, तो हम एरो बना के ऐसे कर देते हैं। ये देखो लेंथेनाइड सीरीज है और ये देखो एक्टेनाइड सीरीज है, एरो बना के। नहीं तो इस 14 एलिमेंट इसके अंदर है और एक्टेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट इसके अंदर है। तो ध्यान रखना, यदि 5D सीरीज में पूछ रहा है कितने एलिमेंट है, तो 14 वो और 10 ये, कितने हो जाएंगे दोस्त? 24 एलिमेंट हो जाएंगे। और ये अभी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट ही नहीं हुई है। बात समझ पाए? ये क्या है? इनकम्प्लीट है। तो 24 एलिमेंट होंगे किसमें? 5D सीरीज में। क्यों? 5D सीरीज में D के जुड़ जाएंगे और लेंथेनाइड के भी 14 जुड़ जाएंगे। और लेंथेनाइड के जब 14 जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के पीछे हैं, ऐसे इस तरह से आते हैं, इस तरह से। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने कहा डी ब्लॉक एलिमेंट को ग्रुप ऑफ सीरीज वाइज ऐसे बांटा गया है और उनके एलिमेंट क्या है? कुछ इस तरह से है। इतनी बात ठीक है? क्लियर है? अब एक एक करके और बातें बताते हैं, वो मैं इसी में बता रहा हूं, जरा गौर समझिएगा, ध्यान दीजिए। ये जो हमारा ग्रुप है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा सर्किल कर लूं। ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है बच्चों, एक मिनट, ये ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसको कहा जाता है क्या? क्वाइंस मेटल। किसको? ग्रुप नंबर 11 को। ग्रुप नंबर 11 को पीरियोडिक टेबल में क्वाइंस मेटल कहा जाता है। पहले जमाने में सिक्के इन्हीं के बनाए जाते थे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के। तो पिछले जमाने में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के सिक्के बनाए जाते थे, इसीलिए इसको क्वाइंस मेटल ग्रुप कहते हैं। ग्रुप नंबर किसको? 11 को, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, उसको हम लोग ये नाम देते थे। उसको हम लोग क्या नाम देते थे? ये ग्रुप नंबर 18 और ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11 क्या है? क्वाइंस मेटल ग्रुप है। क्वाइंस मेटल ग्रुप, सिक्के बनाने वाला ग्रुप। और यहां से यहां तक देखो जरा। अच्छा, इसको जरा चेक करो आप कि ये क्या है। देखो यहां से यहां तक, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो व्हाइट वाला, ये क्या है? ये है ग्रुप नंबर 8 बी इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जरा बात समझो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ग्रुप ABCD में डिवाइड थे, और जब ग्रुप ABCD में डिवाइड थे तो इसको कहते थे क्या? इसको कहते थे फर्स्ट बी, इसको कहते थे सेकंड बी, इसको कहते थे थर्ड बी। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। इसको कहते थे फोर्थ बी, इसको कहते थे फिफ्थ बी, इसको कहते थे सिक्स्थ बी, इसको कहते थे सेवेंथ बी, ऐसे। और यहां से यहां तक बोला जाता था एट्थ बी। ये, और इस ग्रुप में 9 एलिमेंट हुआ करते थे। कितने एलिमेंट टोटल हुआ करते थे? 9 एलिमेंट। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8th बी में 9 एलिमेंट हुआ करते थे। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, और वो 8th बी क्या है? ये 9 एलिमेंट थे, ये 9 एलिमेंट। ठीक है? तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में तो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है? मगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनकी नंबरिंग ऐसे हुआ करती थी, और उसमें 8th बी में ये पूरे के पूरे 9 एलिमेंट हुआ करते थे। कौन से? ये पूरे 9 एलिमेंट 8th बी में। बात समझ पा रहे हो? पूरे के पूरे 9 एलिमेंट 8th बी में होते थे ये। अब नेक्स्ट नंबर का पॉइंट जरा समझो।
नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? तो जरा देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? यदि मैं पूछता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों जरा बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जरा देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, मगर किसको छोड़कर? एक्सेप्ट कौन कौन मेरे दोस्त? एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 12। ग्रुप नंबर 12 का मतलब Zn Cd Hg। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, मगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है उनके ऑक्साइड कलर्ड होते हैं, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी नहीं शो करते। इसलिए ध्यान रखना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, मगर उसमें ग्रुप नंबर 12 शामिल नहीं है, उसमें ग्रुप नंबर 12 शामिल नहीं है। तो दूसरा पॉइंट कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, मगर उसमें ग्रुप नंबर 12 को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है और डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है वो लगभग सिमिलर है, मगर 12th नंबर ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, तो बेसिक बातें हमने डिस्कस कर दी, तो अब हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक रेडियस। अब क्या डिस्कस करते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब देखो एटॉमिक रेडियस कैसे डिस्कस करते हैं। जब डी ब्लॉक की बात चल रही है तो डी ब्लॉक के मेन दो वेरिएबल हैं। डी ब्लॉक के लिए हमारे पास प्यारे बच्चों कितने वेरिएबल हैं? दो। पहला वेरिएबल क्या है? पहला वेरिएबल है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? जेड स्टार होता है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को तुम सपोज कर सकते हो कि ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। ये एक तरह का क्या है? अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। कौन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक तरह के अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो मेरे दोस्त साइज कैसा होगा? साइज जो होगा वो कम होगा, है ना। ये साइज को क्या करता है? ये साइज को डिक्रीज करता है। ये साइज को क्या करता है? डिक्रीजेस। ये साइज को डिक्रीज करता है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा? कंट्रैक्ट हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। दूसरा वेरिएबल होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है? रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इधर लिख देता हूं, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड सेल। तो जरा देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है ये, इसको हमने ई से रिप्रेजेंट कर दिया है ऐसे। अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है? रिपल्सन फोर्स है। और मेरे दोस्त रिपल्सन फोर्स है तो ये क्या काम करेगा? ये कैसा फोर्स है? रिपल्सन फोर्स है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि रिपल्सन फोर्स है तो क्या काम करेगा? साइज को क्या कर रहा होगा? रिपल करने से साइज एक्सपेंड होगा ना, इसका मतलब ये साइज को क्या कर रहा होगा? इंक्रीजेस। तो जरा देखना दोस्त, मेरे पास दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल है क्या? जेड स्टार, जिसका काम है साइज को कम करना, और एक वेरिएबल है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसका काम है साइज को बढ़ाना।
एक वेरिएबल है जेड स्टार जिसका काम है साइज को कम करना, एक वेरिएबल है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जिसका साइज का काम क्या है, जिसका काम है साइज को कंप्रेस करना। अब दोनों में से डोमिनेटिंग कौन है हमें ये देखना है, जो डोमिनेट करेगा उसी के बेसिस पे आंसर चलेगा। तो देखो डोमिनेट कौन करता है, हमारी सीरीज क्या है, ये देखो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज के एलिमेंट है, 4D सीरीज के एलिमेंट है, 5D सीरीज के एलिमेंट है। तो जरा देखो हम एक एक करके अब इस बात को समझाते हैं। चलो पीछे लिख देते हैं, पीछे अभी जगह है हमारे पास यहां पर। तो जरा गौर से इस बात को समझिएगा बच्चों, देखिए आराम से समझिएगा। D1 से लेके D3 तक, D1 से लेके D3 तक जेड स्टार का डोमिनेशन होता है, किस पर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पर। मेरी बात को समझिए, D1 से लेके D3 तक जेड स्टार का डोमिनेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पर। अब यदि जेड स्टार का डोमिनेशन होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, जेड स्टार का डोमिनेशन है, इसका मतलब जेड स्टार डोमिनेट कर रहा है, तो रिजल्ट जेड स्टार के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। और जेड स्टार के रिस्पेक्ट में यदि रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, साइज को क्या करता है, डिक्रीज। तो बेटा साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब D1 से लेके D3 तक साइज डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। अच्छा, अब D4 से लेके D8 तक जेड स्टार और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन एक दूसरे को ओवरकम करते हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो जेड स्टार ने क्या किया, साइज को कंट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ने उतना ही साइज बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू लगभग बराबर होती है। तब साइज में क्या होगा, साइज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, साइज क्या रहेगा, एवरेज रहेगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों, जितना घटाने वाले की वैल्यू है उतना ही बढ़ाने वाले की वैल्यू है। तो जेड स्टार जितने परसेंट में श्रिंक कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उतने ही परसेंट में एक्सपेंड कर देगा, जिसके हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या है, 9 to 10, जब ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या करने लगेगा, डोमिनेट करने लगेगा। और दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में आंसर आएगा, और उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन साइज को इंक्रीज कर रहा है, रिजल्ट देखो इंक्रीज, तो वो इंक्रीज कर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साइज का फ्लक्चुएशन होगा, पहले साइज बढ़ेगा फिर एवरेज हो जाएगा, सॉरी पहले साइज घटेगा फिर एवरेज हो जाएगा और फिर बढ़ेगा, ऐसे। तो किसी भी पीरियड में साइज का क्या चलेगा, कुछ इस तरह से ऑर्डर चलेगा, देखो कुछ इस तरह से ऑर्डर चलेगा, 3D सीरीज एलिमेंट। तो बच्चों 3D सीरीज के एलिमेंट जो हैं, SC, स्कूटी, वैन, कार, में, पे, को, निकल, कॉपर, जिंक। स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल, कॉपर, जिंक। तो पहले क्या हुआ, साइज डिक्रीज हो रहा है, ये देखो पहले हमारा साइज डिक्रीज हो जाएगा, फिर क्या होगा, साइज एवरेज हो जाएगा, ये देखिए पहले साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ 3 तक जाकर, फिर क्या हुआ, साइज एवरेज हो गया लगभग ऐसे, और फिर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ये देखो ऐसा, कुछ ऐसा चल रहा होगा। इनमें से ये 3 तो बिल्कुल ही डिट्टो सेम होते हैं, इनकी वैल्यू का तो पॉइंट के बाद की 2 वैल्यू तक सेम होती हैं, पॉइंट के तीसरी वैल्यू में डिफरेंस आता है। तो जरा देखो, जो अलोंग द पीरियड साइज का ऑर्डर होगा ये होगा, पहले 3 में डिक्रीज, फिर क्या हुआ, फिर एवरेज और फिर इंक्रीज, ठीक है, फिर एवरेज फिर इंक्रीज। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं साइज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, तो देखो यार डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज ही करता है, तो इसका मतलब क्या है, 3D सीरीज से बड़ा साइज होगा किसका, 4D सीरीज का, ठीक है। क्यों, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ऐसा।
भाई सेल के नंबर बढ़ेंगे, साइज इंक्रीज होगा। मगर इधर देखो 4D सीरीज का साइज, गौर समझिएगा कि 4D सीरीज के साइज में क्या दिक्कत है। देखो 4D सीरीज का जो साइज है वो लगभग बराबर होगा 5D सीरीज के साइज के। 4D सीरीज का साइज जो है वो लगभग बराबर होगा 5D सीरीज के साइज के। किसी ने पूछा क्यों, तो हम रीजन लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स कंस्ट्रक्शन। ये देखो लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन की वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के साइज के बराबर होगा, क्योंकि लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन हुआ है। कैसे, इस बात को बेटा हम समझाते हैं। जरा इधर ध्यान दो आप लोग, इस जगह पे, इस टेबल पे ध्यान दो। यहां से यहां तक कितने एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट हैं। अब यार कलेक्टिवली जब इधर से इधर तक जाओगे आप तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो 14 एलिमेंट का डिफरेंस आता है। और ये 14 एलिमेंट का डिफरेंस कितना होता है? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मिनिमम इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, 0.35 लेफ्ट टू राइट जाने में। तो जब आपको लग रहा है कि आप लेंथेनम से हेप्सियम जा रहे हो तो किसी एटम का डिफरेंस नहीं है, नहीं, यहां से यहां तक जाने में 14 एलिमेंट का डिफरेंस है। तो जब एक एटम पे आए तो 0.35 बढ़ा, दूसरे पे आए 0.35 बढ़ा, ऐसे वो 14 टाइम्स बढ़ेगा। तो जब यहां से HF पर वो फोर्स लगता है तो HF बहुत तेजी से सिंक होता है। क्यों? क्योंकि LA और HF के फोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कौन से फोर्स में? अट्रैक्शन फोर्स में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। LA पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स HF पे लग रहा है। वो सिर्फ आंखों का धोखा है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको लग रहा है यार ये दोनों बगल बगल ही तो हैं। नहीं, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में 15 एलिमेंट का डिफरेंस है, यहां से ऐसे चलते चलते। तो आप सबको पता है अलोंग द सीरीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो बढ़ते 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 जब इस पर लगेगा जाके तो इसको बहुत बड़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस आएगा इसके और इसके बीच में। तो इसका साइज जो होगा कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने की वजह से इनके साइज बराबर हो जाते हैं और इसी चीज को लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट हैं ये 14 एलिमेंट लेंथेनाइड के हैं, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। और वो किस तरह से काम करते हैं? इस तरह से काम करते हैं। देखो देखिए बच्चों, 4D सीरीज के एलिमेंट जो है वो ऐसे होंगे। कैसे होते हैं? देखो गौर समझिएगा, 4D सीरीज के एलिमेंट, यार जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर कहे। फिर 5D सीरीज के एलिमेंट कौन से होते हैं? तो यार हम लोगों ने 5D सीरीज के एलिमेंट के लिए क्या कहा था? ला हफ्ता हफ्ता वरना रोज इधर, है ना, रोज इधर पीटूंगा और हराऊंगा। यही तो कहा था मैंने। अब जरा देखो यार, जब यहां पर ऐसी सिचुएशन आएगी तो इनके साइज बराबर हो जाएंगे ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ऐसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से 4D सीरीज का साइज 6D सीरीज के 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के साइज के बराबर होगा, मगर इनका साइज बराबर नहीं होगा। LA का साइज Y से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो किसी ने कहा Y, क्योंकि 14 एलिमेंट का डिफरेंस इसके बीच में है। तो वो 14 एलिमेंट अपना इफेक्ट किस पर मारेंगे? वो 14 एलिमेंट अपना इफेक्ट HF पर मारेंगे, लेंथेनाइड पे थोड़ी मारेंगे। लेंथेनाइड पे थोड़ी 14 एलिमेंट का इफेक्ट है, लेंथेनाइड के बाद वो 14 चालू हो रहे हैं। तो लेंथेनाइड के साइज को कैसे कंट्रैक्ट कर देंगे? वो तो लेंथेनाइड के बाद से चालू हो रहे हैं ना यार, है कि नहीं? तो लेंथेनाइड का साइज Y से ज्यादा होता है। ये इन जर्नल लिखा जाता है कि 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के साइज से क्या है? बराबर है। मगर मेरे प्यारे बेटे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर कुछ अलग बात है। ये देखो, इस बात पर आप फोकस रखें अच्छे से।
इनका साइज डिट्टो सेम होता है। तो क्या बताया मैंने, डाउन द ग्रुप जाओगे तो 3D से बड़ा होगा 4D, मगर 4D और 5D का साइज आपस में बराबर होगा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से। ये जो 14 एलिमेंट है, ये 14 एलिमेंट क्या है, कलेक्टिवली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब HF पर डालते हैं तो HF बहुत तेजी से श्रिंक होता है और लगभग इतना श्रिंक हो जाता है कि इनके साइज आपस में बराबर हो जाते हैं। इवन ZR और HF तो डिट्टो बराबर होते हैं, NB और TA तो डिट्टो बराबर होते हैं, लगभग भी नहीं, ये तो एकदम डिट्टो बराबर होते हैं, पॉइंट की 2 वैल्यू तक बराबर चलते हैं। तो ये देखो, मगर इस बात पे ये भी ध्यान रखना, LA जो होता है Y से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बाद के 9 एलिमेंट पे लगता है, पूरी सीरीज पे नहीं लगता है, वो इन जनरल स्टेटमेंट होता है। तो इतनी बात आप लोग समझ पाए क्या? मैंने बताया कि एटॉमिक रेडियस के 2 वेरिएबल है, एक जेड स्टार और एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जेड स्टार एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन फोर्स की तरह बिहेव करता है तो वो कंट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है, रिपल करता है तो एक्सपेंस कर रहा है, तो वो क्या करता है, साइज को बढ़ाता है ऐसे। अब जिसका डोमिनेशन उसी के रिस्पेक्ट में आंसर, तो D1 से D3 तक जेड स्टार का डोमिनेशन होता है तो साइज कंट्रैक्ट हुआ। D4 से D8 तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, जेड स्टार भी बढ़ रहा है, तो वो एक दूसरे को ओवरकम कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं, जिससे साइज एवरेज हो जाता है। मगर D9 से D10 तक मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का डोमिनेशन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या करता है, साइज को बढ़ाता है, इस वजह से साइज बढ़ जाता है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप की बात आई तो मैंने बताया ये। अब साइज की तो बात हम लोगों ने कर ली कि डी ब्लॉक का साइज किस तरह से काम करेगा। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो है मेरे प्यारे बच्चों क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कशन करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चलेगी। तो जरा गौर से समझिए, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता कैसा है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ऐसा, ये देखो ऐसा ही तो होता है, n-1 D0 to 10 ns 0 to 2, ये आउटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली बात देखो, यदि कहीं पूछा जाता है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक, कहीं पूछते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, तो जितने इलेक्ट्रॉन ns में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबसेल, ns सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की पॉसिबिलिटी है। मगर यदि कहीं पूछा जाता है कि जरा बताओ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की यदि बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर होगा। पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। मिनिमम की पॉसिबिलिटी क्या है, मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर अभी नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम हम लोगों ने काउंट कर लिया है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल हो सकती है। अब कहानी को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं। हमें जो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़नी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो जनरली 3D सीरीज की पढ़नी होती है कि 3D सीरीज के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो। तो जरा देखो 3D सीरीज के एलिमेंट होते कौन कौन है, स्कूटी, वैन, कार, में, फे, को, निकल, कॉपर, जिंक। स्कूटी, वैन, कार, में, फेको, निकल, कॉपर, जिंक है। अब जरा प्यारे बच्चों बताना इनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। गौर समझिए, मैंने लिखा ns और n-1d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो ये NS में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। N-1D में कितने होते हैं? 1। NS में कितने होते हैं? 2। N-1D में कितने होते हैं? 2। थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं। ये बात समझ पा रहे हो कैसे लिख रहा हूं? अरे यार ये क्या होता है? 3s2d1 3s2d2 वही लिख रहा है। S में 2 होते हैं, D में बढ़ते चले जाते हैं। और यहां पे क्या होता है? S में 1 हो जाता है, D में 5 हो जाता है ना? 4s1 3d5। यहां फिर वही रहता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। बात समझ पा रहे हो? हम क्या लिख रहे हैं दोस्त? आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये देखो, ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और D में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दिखाते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है इनकी। गौर से समझिए कि अब हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखी जाती है कि कौन कितनी ऑक्सीडेशन नंबर बनाएगा या रिलीज करेगा। तो देखो कैसे लिखते हैं। आप क्या करो, S के इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो, S के इलेक्ट्रॉन बच्चों एक साथ निकाल दो और D के इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालो। क्या पढ़ाया? S के इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो, S के इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो और D के इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकाल दो। सभी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएंगे। S के इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दिए और D का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकाला। S का इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दिया और D का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकाला। बात समझ पाए भाई? S में 2 हैं, एक साथ निकाल दिया। D का इलेक्ट्रॉन एक निकाला तो 3 निकल गए, D का और एक निकाला 4 निकल गए। S के इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो, D का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालो। ये देखो, S का इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो तो S में कितनी है? +1। अब D का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालो। ये देखो, S का इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो और D का इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालो। तो टोटल कितने हो गए? चेक कर लो, 7 है तो 7 आएगी। ये देखो, इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आती चली जाती है। अब अपोजिट भागते चले जाओ ऐसे ही। अब जैसे आप बढ़ा के लाए हो, अब बस कम करना चालू कर दो। +4 नहीं होती है, बस अब कम करते चले जाओ। 7 आया था, 7 6 5 ऐसे करते चले जाओ ऐसे। अब एक एक कम करते चले जाओ बस। अच्छा, S का इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दो, बस इसी तरह से कम करते चले जाइए। 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया, ऐसे। ये देखो, ये हमारी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है इन एलिमेंट के। किस किस एलिमेंट की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो ये है। अब मेरे प्यारे बच्चों बात आती है इनमें से स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सी है। देखो, बॉटम वाली तो सबकी स्टेबल है। जैसे Sc की सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये जिस पर सर्किल करता जा रहा हूं वो स्टेबल है। Ti की ये, वैलिडिनम की ये, क्रोनियम की देखो 2 स्टेबल है, 3 और 6। Mn की +2 +4 +7, Fe की +2 +3, कोवार्ड की +2 +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी +2, इसकी +2 +1 बहुत कम होती है। ये देखो ऐसे, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है पीरियोडिक टेबल में इनकी। इसकी कितनी है? +3 +4 +5। ये देखो ऐसे। अब बात आती है कि किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल कैसे है, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है। अब कहानी को और बढ़ाते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे कैसे निकाली जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको बोला S के इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ निकाल दो, D के इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकालते चले जाओ, Mn तक आ जाओगे। Mn से रिवर्स गियर मार देना, बस एक एक कम करते चले जाओ। 7 6 5 4 3 2, बस ऐसे। अब जरा इतनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है तो जरा कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके समझा दूंगा सारा। तो जरा मैंने पूछा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज, बता सकते हो
कि 3D सीरीज की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। 3D सीरीज की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज क्या है, दोनों का आंसर बताना है। तो जरा देखो, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +1, मैक्सिमम कितनी आ रही है, 7, सॉरी, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आई +1 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आई 7। तो 3D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 7। किसी ने कहा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4D सीरीज, 4D सीरीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +8। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 5D सीरीज क्या है, +8। तो जरा बता सकते हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डी ब्लॉक, बताओ मेरे दोस्त, अब तो अपने आप बता लोगे ना यार। 3D सीरीज की मैक्सिमम है 7, 4D सीरीज की मैक्सिमम है 8, 5D सीरीज की मैक्सिमम है 8, तो डी ब्लॉक की मैक्सिमम क्या हुई, 8। तो जरा इस बात का ध्यान रखना कि वो किस ब्लॉक की मैक्सिमम पूछ रहा है। इसकी कौन सी होती है, इसकी आप लोग जानते हो, ये देखो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है रुदीनियम RH O4, इसकी होती है ऑक्सीयम O4। ये देखो ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर है। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज +1, मैक्सिमम 7। डी ब्लॉक की पूछी जाएगी तो 8, 3D सीरीज की मैक्सिमम पूछी जाएगी 7। अब जरा बताओ, एक क्वेश्चन आता है या पूछा जाता है, वाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट exit in form of oxide oblique fluoride, किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो उसके ऑक्साइड या फ्लोराइड के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है। देखो ये सब ऑक्साइड है या फिर फ्लोराइड होते हैं, ऐसा क्यों, तो जरा रीजन समझो। ऐसा क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऑक्साइड और फ्लोराइड के फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है। तो जरा देखो, पहला ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, स्मॉल साइज होता है इस वजह से। मगर जर्नली की सब किस में होते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में। तो देखो जरा, मेनली exist in form of oxide due to formation of multiple bond with metal, mainly exit in form of oxide due to formation of multiple bond with metal। जर्नली क्या होता है, ऑक्साइड और फ्लोराइड के फॉर्म में होता है, मगर मेनली ऑक्साइड के फॉर्म में मिलती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ऐसी एफिनिटी होती है जो किसी के साथ नहीं है, वो मेटल के साथ भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इस वजह से सारी मेजर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये सारी बातें पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं। तो सारी मेजर ऑक्सीडेशन नंबर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में। उसके पीछे रीजन क्या है, ये रीजन है।
ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। जरा देखो, यदि कोई मेरे से पूछता है कि यार ये ऑक्सीडेशन नंबर क्यों स्टेबल है, तो आंसर क्या दोगे कि भाई ये सारी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल कैसे हैं? तो गौर से समझिएगा, यदि इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये इनर्ट हो जाएगा, इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये इनर्ट हो जाएगा, इसके 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इनर्ट हो जाएगा, इसके 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इनर्ट हो जाएगा, और इसके 7 निकाल दोगे तो इनर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 21 है, 21 में 3 चले गए, 18 इनर्ट, 22 में 4 चले गए, 18 इनर्ट, 23 में 5 चलेगा, 18 इनर्ट, 24 में 6 चलेगा, 18 इनर्ट, 25 में 7 चलेगा, 18 इनर्ट। तो ये नीचे वाली क्यों है स्टेबल, ये तो सबको समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्योंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो किसी ने यदि मेरे से ये पूछा कि भाई Sc+3 Ti+4 वैलिडिनम+5 क्रोनियम+7, ओह एक मिनट, हाँ ये देखो, क्रोनियम+6 Mn+7, ठीक है, Zn+2, ये क्यों स्टेबल है? ये क्यों स्टेबल है? तो इनका रीजन तो हमारे पास है, ड्यू टू इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करते हैं, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं। कौन कौन? ये देखो, ये और ये देखो इधर Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो D10 हो जाएगा, ठीक है, और कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो D10 हो जाएगा। तो ये सब क्यों स्टेबल है, ये बात समझ में आती है। मगर Fe की 2 3 क्यों स्टेबल है? Mn की भी समझ में आती है, 2 क्यों स्टेबल है, हाफ फील्ड है, ठीक है, और Fe की 3 समझ में आती है, हाफ फील्ड है। कोबाल्ट की कोई नहीं समझ में आती है, तो जरा 2 को और चिपका लेते हैं। क्या अगला पॉइंट, Mn की +2 क्यों स्टेबल है, कोबाल्ट की +3 क्यों स्टेबल है? इसका रीजन तो हमें समझ में आता है, ड्यू टू D5 कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं? मगर रेस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्यों स्टेबल है, ये बात समझ में नहीं आती, तो उसको आज हम समझा देते हैं। जरा समझो कि ऐसा क्यों है। नोट, जैसे ये पूछा जाता है, गौर समझिए कि भाई Mn की +4 कैसे स्टेबल है, क्रोनियम की +3 कैसे स्टेबल है, कोबाल्ट की +2 कैसे स्टेबल है, Fe की +2 कैसे स्टेबल है, क्योंकि ये Fe की +2 D6 है, कोबाल्ट की +2 D7 है, क्रोनियम की +3 कितना है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो D4 है, तो ये सब कैसे स्टेबल है? तो इन सब की स्टेबिलिटी का एक ही रीजन है, क्या? गौर समझना, Fe+2 कोबाल्ट +2 क्रोनियम +2, ठीक है, कॉपर +1, कॉपर तो नहीं स्टेबल है, ये सब एसेट्रा, और जो भी बची हो देख लेना। उन सब की स्टेबिलिटी का एक रीजन है। यदि सॉलिड स्टेट में पूछते हैं, यदि वो पूछते हैं सॉलिड स्टेट में क्यों स्टेबल है या एक्वस सॉल्यूशन में क्यों स्टेबल है, एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बताओगे? तो मैं बताता हूं, सॉलिड स्टेट में पूछा जाए तो लिखो हाई लैटिस एनर्जी, आंसर, और एक्वस सॉल्यूशन में पूछा जाए तो ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, बस आंसर फिक्स है। थोड़ी बात को मैं समझाता हूं। किसी ने पूछा वाई Fe+2 इज स्टेबल, ना तो वो D10 है ना 5 है, फिर क्यों स्टेबल है? तो ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। जैसे कोई कहता है कि भाई Fe की +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। कोई कहता है Fe+2 इक्वस सोल्यूशन में क्यों एग्जिस्ट करता है, ना तो D5 है ना D10 है, तो हम कहेंगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। यदि कोई कहता है कोबाल्ट +2 सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे उसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। यदि कोई कहता है कि एक्वस सॉल्यूशन में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जबकि ना ये D5 है ना D10, तो इनके आंसर फिक्स है, बस ये लगा देना, ठीक है, इनके आंसर फिक्स है, बस ये लगा देना। अब यहां पर एक बहुत बड़ी कहानी है, वो क्या है, नोट डाल के एक और बात बताता हूं आपको, जरा इस बात को आप अच्छे से फोकस करें और समझें, इंपॉर्टेंट नोट है, जरा समझिए बात क्या है, जरा इसको देखो कि बात क्या है।
कॉपर +1 does not exist in aqueous solution. Only exist in solid state. ये देखो, कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन नंबर एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती। डी ब्लॉक में ये बात बताई थी, बस रीजन नहीं बताया था। सॉरी, पी ब्लॉक में ये बात बताई थी मगर रीजन नहीं बताया था। कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन नंबर एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। मतलब ये चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे ये देखो सॉलिड स्टेट है, यहां पे +1 है, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, तो यहां पर एग्जिस्ट करती है। मगर यदि कोई कहे कॉपर +1 एक्वस एग्जिस्ट करेगा तो हम मना कर देंगे। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों है, ऐसा क्या दिक्कत आ रही है, तो जरा गौर समझिए ऐसी क्या दिक्कत आती है। देखो बच्चों, कॉपर +1 को पानी में डाला गया, तो जब कॉपर +1 को पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, हाइड्रेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये ऐसे आता है, फिर हाइड्रेशन करेगा। अब जरा गौर से मेरी बात समझिएगा। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज लेस देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। जरा बात को समझो भाई, कॉपर +1 है, तो कॉपर +1 है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कैसे है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये आया, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये आया, तो यहां पर आई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यहां पर आई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। यदि कोई कहता है कि कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर +2 है, तो फिर देखो गेम क्या होता है। देखिए, किसी तरह से पहले एटम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। किसी ने कहा पहले एटम ने एक इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, अरे यार वाटर से एनर्जी ले ली, एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले ली, एक एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे ही एक एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो बन गया +2। अब +2 गया हाइड्रेशन करने, जैसे ही +2 ने हाइड्रेशन किया तो उसने निकाली हाइड्रेशन एनर्जी। वो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू इसके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो वो +1 को मिला। +1 फिर +2 में कन्वर्ट हो गया, अब सर्किल ऑन हो गया। अब +2 ने फिर हाइड्रेशन किया और वो हाइड्रेशन एनर्जी उसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो फिर +1 को मिली। +1 ने फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही ना। अब ये सर्किल घूमता रहेगा और +1 धीरे धीरे करके पूरा का पूरा पानी में ब्रेक हो जाएगा +2 में। तो यदि कहीं पूछा जाता है कि कॉपर की +1 इक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, उसका रीजन क्या है, तो या तो आप ये टिक कर सकते हो हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ +2 आयन, और यदि पूरा परफेक्ट आंसर चाहते हो तो परफेक्ट आंसर तो ये है, ये कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर से ज्यादा होती है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी +2 की। +2 की हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है मेरे दोस्त, +2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, कॉपर +2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये सर्किल घूमता रहता है, ये सर्किल घूमता रहता है। +1 से +2 में गया, हाइड्रेशन हुआ, एनर्जी निकली, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर +2 बन गया, फिर हाइड्रेशन हुआ, एनर्जी निकली, उसने फिर +1 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ऐसे घूमते घूमते सारा +1 खत्म हो जाता है और सारा का सारा कॉपर +2 में एग्जिस्ट कर जाता है। सारा का सारा कॉपर किस में एग्जिस्ट कर जाता है, +2 में एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है कि नहीं, बात समझ गए सभी बच्चे। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन नंबर किसकी क्या होगी, किस तरह से काम करेगी, कौन सी स्टेबल होगी, कौन सी नहीं स्टेबल होगी, सारी कहानी बता दी। ठीक है ना, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने यहां शुरू किए। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये बता दिया। फिर आपको ये भी बता दिया डी ब्लॉक की मैक्सिमम क्या होगी, 3D सीरीज की मैक्सिमम क्या होगी, 4D सीरीज की मैक्सिमम क्या होगी। फिर ये भी बता दिया कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फिर ये भी बता दिया कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर क्यों क्यों स्टेबल है, और फिर कॉपर का केस भी करा दिया। अब इसके बाद
अगली पॉइंट पे चलते हैं, अगले हेडिंग पे चलते हैं। वो क्या है जरा देखो, डेंसिटी। हम बात करते हैं डेंसिटी की। यदि डेंसिटी की बात की जाए तो कैसे निकालोगे, तो जरा देखो डेंसिटी क्या होती है। पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी जो होती है एस ब्लॉक से बहुत ज्यादा होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी एस ब्लॉक से बहुत ज्यादा होती है। डी ब्लॉक के हर मेटल की डेंसिटी, डी ब्लॉक के हर मेटल की डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, एक्सेप्ट मेरे दोस्त सिर्फ क्या, SCTI, इन दो को छोड़ दो तो इनकी 5 से कम होती है। नहीं तो जितना भी एलिमेंट सबकी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, और जबकि एस ब्लॉक में सबकी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होती है। तो डी ब्लॉक में डेंसिटी का हाल ये है। डी ब्लॉक में क्या होती है, डेंसिटी अलोंग द सीरीज, मतलब लेफ्ट टू राइट डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीजेस, बढ़ती है, एक्सेप्ट Zn को छोड़कर, लास्ट वाले को छोड़कर। क्यों, क्योंकि वहां साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप भी बेटा डेंसिटी बढ़ती है, डी ब्लॉक की डेंसिटी इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट भी डेंसिटी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप भी डेंसिटी बढ़ती है, ऐसे। अब डेंसिटी में एक खास बात है, वो खास बात क्या है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी पूरे डी ब्लॉक में। तो पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम डेंसिटी होती है IR की 22.57 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस डेंसिटी का यदि फुटबॉल लिया जाए ना, इस डेंसिटी का फुटबॉल, तो उसका वेट 300 किलो के बराबर होगा। इस डेंसिटी का यदि फुटबॉल ले लिया जाएगा तो उसका वेट 300 किलो के बराबर होगा। समझ रहे हो 300 किलो कितना होता है, 3 कुंटल। अच्छा, तो ये बात तो मैंने डेंसिटी की बताई कि डेंसिटी किस तरह से चलेगी। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, अब बात की जाती है मैग्नेटिक नेचर की। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, इस बात को बताता हूं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का मैग्नेटिक नेचर कैसे चलेगा। गौर से मेरी बात को समझिए। देखो ये हमारे पास एक क्या है, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। देखो बच्चों, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है ऐसे, और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्विंग कर रहा है इस तरह से। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है तो उसके पास दो तरह के स्पिन होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है तो उसके पास दो तरह के स्पिन होते हैं। एक ऐसा स्पिन, इसको कहते हैं एंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको लिखा जाता है μL। फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पर भी रोटेशन करता है इस तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पे भी रोटेशन करता है उससे आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। इससे क्या आता है, इससे आता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ये देखो, इससे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। उससे क्या आता है, ये इसको बोला जाता है μS, और इन दोनों के सम को बोला जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट। इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, μM। μM इक्वल टू होता है μL प्लस μS। अब ये मैथ की तरह जोड़े जाते हैं क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही जोड़ दिया। ठीक है, इनको जोड़ने का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं RS कपलिंग। तो इतना हम लोगों को डिटेल में नहीं जाना है। तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट बच्चों ये होता है, और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट हम किसी का निकालते ही नहीं है। गौर समझना, हम निकालते किसका किसका है।
इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। पहला नोट नंबर 1, जब हम 3D सीरीज की बात करते हैं, 3D सीरीज, तो 3D सीरीज के केस में क्या होता है, म्यू एल की वैल्यू टेंड्स टू 0 होती है। एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्टेड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है लगभग बराबर हो जाता है म्यू एस के, ऐसे ऐसे। और आप जो फार्मूला पढ़ते हो म्यू एस का पढ़ते हो, आप लोग ये फार्मूला पढ़ते हो ना, √n+2bm फॉर मैग्नेटॉन, और वेयर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तुम फार्मूला पढ़ते हो मेरे दोस्त, ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का है, मैग्नेटिक मूवमेंट का नहीं है, ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का है। मगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट में भी यही फार्मूला लगा देते हो, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जो भी तुम केस कर रहे होते हो वो सब 3D सीरीज के कर रहे होते हो, इस वजह से 4D सीरीज के नहीं कर रहे होते हो, 5D सीरीज के नहीं कर रहे होते हो। 4D और 5D सीरीज पर म्यू एल की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, जिसके वजह से इस तरह का अप्रोक्सीमेशन आप नहीं ले सकते, ठीक है, ध्यान रखिए। यदि हम 4D की बात करें या 5D सीरीज की बात करें, यदि हम प्यारे बच्चों 4D सीरीज या 5D सीरीज की बात करें, तो म्यू एल हमेशा ऐसा होगा, ऐसे। और इसके मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालना हम लोग अभी नहीं जानते, म्यू एल को, इसको आप कहां निकालते हो? तो गौर से ध्यान रखिए, जो आप फार्मूला लगाते हो वो 3D सीरीज के लिए वैलिड है, हर एक के लिए वैलिड नहीं है। कौन सा? ये। और जनरली क्या है, जनरली इसके जो इक्वस आयन है वो कैसे होंगे, जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर के हैं वो सब डायमैग्नेटिक होंगे, और बीच वालों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक के होंगे। अब थोड़ा सा कहानी को और आगे लिख देता हूं, इतनी बात समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? 3D 4D से 3D सीरीज के लिए निग्लेक्टेड है, और 4D 5D सीरीज के लिए ये 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, और सिग्निफिकेंट वैल्यू होने की वजह से इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, जरा इस बात को समझिए। देखो बच्चों, ऐसे Zn+2 है, अब Zn+2 का इक्वस आयन है या नॉर्मल आयन है तो वो डायमैग्नेटिक ही होगा ना। डायमैग्नेटिक क्यों होगा? सबको पता है यार ये डायमैग्नेटिक क्यों होगा, सिंपल सी बात है। डायमैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं। यदि मैं इसको पूछूं तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। यदि कॉपर 1 पूछूं तो ये भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। भाई ये D10 है, ये D10 है, और ये D0 है। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वही पैरामैग्नेटिक होंगे, और वो कौन से होंगे, बीच वाले होंगे। कोबाल्ट+2, Fe+2, Mn+2, इन सब के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये सब क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो कॉर्नर को छोड़ दो तो बीच वाले आयन सब के सब पैरामैग्नेटिक होंगे। और मैग्नेटिक करेक्टर निकालोगे कैसे, उस फार्मूले से। बीच वाले आयन सब के सब पैरामैग्नेटिक करेक्टर होंगे, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो किसके किसके पास नहीं मिलने, कॉर्नर लेफ्ट, कॉर्नर राइट। राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर के एलिमेंट के पास हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक करेक्टर नहीं मिलेगा, मतलब वो डायमैग्नेटिक होंगे। और बीच वाले जितने भी हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि उन सबके पास जब पेयरिंग कराओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा, उन सब में जब पेयरिंग कराओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। इस वजह से वो सारे के सारे कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक करेक्टर के होंगे, उन सबके पास पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा दोस्त। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जरा देख लो, क्या, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या है, देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट easily form
कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। पहला रीजन क्या है? हाई चार्ज डेंसिटी। इनकी यार चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। दूसरी क्या बात है? दूसरी बात बच्चों है लो एनर्जी लेवल वैकेंट ऑर्बिटल। इनके पास लो एनर्जी लेवल के वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल होते हैं? डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से वो इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, उसका रीजन ये होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। तो कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करते हैं? तो पहला, ठीक है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ड्यू टू लो एनर्जी लेवल वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्योंकि इनके पास लो एनर्जी लेवल के वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? इजीली कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और रिएक्शन कर लेते हैं। तो क्या है? लो एनर्जी लेवल के वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा काम आसानी से कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यार देखो, केमिकल प्रॉपर्टी लगभग खत्म कर दी है। यदि एक दो बची होंगी तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा एम क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में हमारा एम होगा बचा हुआ डी ब्लॉक खत्म करना और एफ ब्लॉक खत्म करना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।